तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे कोल्ड वॉर का एक खतरनाक मोड़ आज भी दुनिया की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़े हुए है। सोचिए, आज की दुनिया में एक रूसी तेल टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़ने की कगार पर है और क्यूबा में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। ये आज की हकीकत है और ये हमें सीधे उस सवाल पर ले आती है कि क्यों इतिहास को समझना इतना जरूरी है। क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है? यही वो बड़ा सवाल है और इसका जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे तनाव भरे दौर में वापस जाना होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब एक छोटा सा द्वीप, एक छोटा सा देश आखिर कैसे दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच जंग का अखाड़ा बन गया? देखिए, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। 1898 में अमेरिका ने स्पेन से आज़ादी तो दिलाई, लेकिन फिर प्लैट अमेंडमेंट के जरिए दखल देने का हक भी ले लिया। फिर आया बतीस्ता का दौर, जहां अमेरिकी कंपनियों का बोलबाला था और भ्रष्टाचार चरम पर। और इसी सब के बीच से 1959 में फिदेल कास्त्रो की क्रांति हुई, जिसने सब कुछ बदल दिया। अब कास्ट्रो के आने के बाद अमेरिका चुप नहीं बैठा। CIA ने एक सीक्रेट वॉर छेड़ दिया। पहले तो बे ऑफ पिग्स में हमला करवाया, जो बुरी तरह फेल हुआ। फिर आया ऑपरेशन मंगूस, जिसका मकसद था क्यूबा की अर्थव्यवस्था को अंदर से तोड़ना। और तो और कास्ट्रो को मारने की सैकड़ों कोशिशें की गई। नतीजा, कास्ट्रो अमेरिका से और दूर और सोवियत संघ के और भी करीब चले गए। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अक्टूबर 1962 में। इतिहास के वो 13 दिन जब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली थीं। ये वो पल था जब कोल्ड वॉर एक असली न्यूक्लियर वॉर में बदलने से बस एक कदम दूर था। कल्पना कीजिए, एक अमेरिकी U-2 जासूसी प्लेन क्यूबा के ऊपर से उड़ रहा है और वो जो तस्वीरें भेजता है उन्हें देखकर व्हाइट हाउस में हड़कंप मच जाता है। सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइलें अमेरिका के दरवाजे पर तैनात की जा रही थीं। यहीं से प्रेसिडेंट केनेडी और सोवियत प्रीमियर क्रुश्चेव के बीच वो हाई स्टेक्स गेम शुरू हुआ, जिसने दुनिया को किनारे पर ला खड़ा किया। इसे कहते हैं ब्रिंकमैनशिप। मतलब आप अपने दुश्मन को इतना डराते हैं, इतना किनारे तक ले जाते हैं जहां से एक कदम आगे बढ़ने का मतलब है तबाही। और यहाँ दोनों ही सुपर पावर, अमेरिका और सोवियत यूनियन, ठीक यही कर रहे थे। वो दुनिया को परमाणु युद्ध के बिल्कुल कगार पर ले आए थे। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ देखिए। 27 अक्टूबर 1962। समंदर की गहराइयों में एक सोवियत सबमरीन है। उसका मॉस्को से संपर्क टूट चुका है। अमेरिकी जहाज उस पर डेप्थ चार्ज गिरा रहे हैं और सबमरीन के अंदर बैठे क्रू को लगता है कि जंग शुरू हो चुकी है और वो न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन एक पेंच था। न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने के लिए 3 सीनियर ऑफिसर्स की सहमति जरूरी थी। सवाल ये था, क्या वो तीनों हाँ बोलेंगे? क्या वो दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध का बटन दबा देंगे? सोचिए, करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला पानी के नीचे एक सबमरीन में बैठे सिर्फ 3 लोगों के हाथ में था। और फिर वो पल आया। कैप्टन वैलेंटिन सवित्स्की ने कहा लॉन्च करो, लेकिन सेकंड इन कमांड वसीली आर्खिपोव और पॉलिटिकल ऑफिसर, इन दोनों ने साफ इनकार कर दिया। आर्खिपोव के उस एक नहीं ने, उस एक फैसले ने दुनिया को महाविनाश से बचा लिया। इसीलिए इतिहास वसीले आर्खिपोव को वो आदमी जिसने दुनिया को बचाया के नाम से याद करता है। एक शख्स, एक फैसला और बची हुई पूरी इंसानियत। संकट तो टल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद जो हुआ वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया और दुनिया की राजनीति का नक्शा ही बदल गया। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 16 अक्टूबर को संकट शुरू होता है। पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका और सोवियत यूनियन पर हैं और ठीक इसी बीच 20 अक्टूबर को चीन भारत पर हमला कर देता है। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल प्लेबुक है। जब दो बड़ी ताकतें आपस में उलझी हों तो तीसरी ताकत मौके का फायदा उठा लेती है। ये सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और संकट के बाद भी अमेरिका का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिदेल कास्त्रो को रास्ते से हटाने की कोशिशें जारी रहीं। कितनी? 650 से भी ज्यादा बार CIA ने उन्हें मारने की साजिश रची। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी पर्सनल हो चुकी थी। तो जिन 2 नेताओं ने संकट को संभाला, उनका क्या हुआ? निकिता क्रुश्चेव को सोवियत यूनियन में कमजोर समझा गया और उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। और जॉन F. कैनेडी, उनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी, लेकिन 1 साल बाद उनकी हत्या हो गई।
कुछ थियरीज ये भी कहती हैं कि उनकी हत्या का कनेक्शन इजराइल की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर उनके दबाव से था। हालांकि ये एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा है। तो अब आते हैं आज के दौर में। इस पूरे ऐतिहासिक ड्रामे से आज के पॉलिटिकल एडवाइजर्स या लीडर्स क्या सीख सकते हैं? आज के लिए इसकी प्लेबुक क्या है? देखिए, जमाना कितना बदल गया है। 1962 में U-2 जासूसी प्लेन थे, आज सैटेलाइट और साइबर इंटेलिजेंस है। तब सीक्रेट हॉटलाइन होती थी, आज सोशल मीडिया पर पब्लिक डिप्लोमेसी होती है। तब नौसैनिक नाकाबंदी थी, आज इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं। तरीके बदल गए हैं, हथियार बदल गए हैं, लेकिन गलतफहमी का खतरा वो आज भी उतना ही बड़ा है, शायद उससे भी ज्यादा। तो इस पूरे विश्लेषण से आज के लीडर्स के लिए क्या सबक है? सबसे पहला, मिसकैलकुलेशन यानी गलत अंदाजा लगाना ही सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरा, पर्दे के पीछे बातचीत के रास्ते यानी बैक चैनल्स हमेशा खुले रहने चाहिए। तीसरा, ये याद रखना होगा कि एक जगह का संकट दूसरी जगह किसी और को मौका दे सकता है। और हाँ, एक इंसान का सही या गलत फैसला आज भी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो आखिर में एक सवाल, आज हम साइबर वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पल भर में फैलने वाली जानकारी के युग में जी रहे हैं। तो क्या हम 1962 के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें उस तबाही के कगार तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक तेज रास्ता दे दिया है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।